नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें हमने पिछले वीडियोज में आपको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर काफ़ी गहराई से बताया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा विकास के लक्ष्य के बारे में। देखिए भाई, कोई हमें अगर पूरी दुनिया का विकास करना है तो उसके लिए हमें कुछ लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। उसमें कौन कौन से लक्ष्य होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 2000 में सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने एक सहस्त्राब्द विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लक्ष्य किए थे, जिसमें ये था कि पूरी दुनिया को ये उसमें 8 लक्ष्य थे। ठीक है। 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सहस्त्राब्दी नाम दिया गया था उसको, सहस्त्राब्दी घोषणा या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं। उसमें 8 लक्ष्य तय कर दिए गए थे कि पूरी दुनिया को ये 8 लक्ष्य अगले 15 सालों में, मतलब 2015 में हमें पूरे करने हैं। ये एक लक्ष्य तय किया गया था। वो लक्ष्य कितने प्राप्त हुए कितने नहीं हुए इस पे हम लोग नहीं जानते। वो लक्ष्य क्या थे जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, हमें पता भी होना चाहिए। मान लीजिए पेपर में नहीं आते तो भी पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अभी हम सतत विकास लक्ष्य के बारे में पढ़ें तो इसका ये एक तरह से आधार हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो तय किया गया था, नाम तो बड़ा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट, मिलेनियम होता है कितना, तो इसलिए सबसे पहले हम 8 गोल की बात करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सहस्त्राब्दी विकास के 8 लक्ष्य जो थे। चरम गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन करना। देख लीजिए पूरी दुनिया में कितनी ज़्यादा गरीबी है, कितना ज़्यादा भुखमरी है, इस पर शायद ही कभी कभी लोगों की नज़र जाती है। तो पहले ये ख़त्म करती। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कहीं गरीबी है, इसका मतलब ये है कि समाज का नैतिक, किसी समाज में अगर गरीबी है तो इसका मतलब ये किसी न किसी समाज की नैतिक पतन हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे गरीबी आ रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा था कि अगर एक जगह गरीबी है तो हर जगह उस शांति के लिए खतरा है। मान लेते हैं कि 4 भाई, मान लेते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया को मान लो 4 भाई। अब अगर एक गरीब रह गया, 3 बहुत बड़े अमीर रह गया, तो कहीं ना कहीं वो शांति के लिए खतरा है। इसी तरह पूरी दुनिया में लागू होता है। ठीक है। दूसरा है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करें। आप गरीबी को खत्म तभी कर सकते हैं जब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब कि ह्यूमन को आप एक रिसोर्स के रूप में तभी तब्दील कर सकते हैं जब आप शिक्षा की सभी तक पहुंचाएं। देखिए इसीलिए कि भारत में भी लगभग प्राइमरी शिक्षा अनुच्छेद 21 के पूरी तरफ मुफ्त ही है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत उन्होंने भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री कर रखी है। उसके बाद लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी को, आप देखिए पूरी दुनिया में जेंडर इनइक्वलिटी कितनी ज़्यादा है। पुरुषों के प्रति कहीं ना कहीं आर्थिक सशक्तिकरण पुरुषों का ज़्यादा है, शैक्षिक स्तर पुरुषों का ज़्यादा है, पुरुषों को देखा जाए तो अधिकार भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से और महिलाओं को साथ लिए बिना हम ये जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हमने तय किए संभव ही नहीं। बाल मृत्यु दर को कम करें। देखिए बाल मृत्यु दर कम क्यों इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हम एक विकसित देश बनना चाहते हैं, पूरी दुनिया को विकसित में ले जाना चाहते हैं, तो विकसित देश की जो सबसे बड़ी बात होती है वहाँ बाल मृत्यु दर बहुत कम और जन्म दर भी कम होता है, जिससे जनसंख्या एक संक्रमण, मतलब एक जनसंख्या की पूरी अर्थव्यवस्था के साथ वृद्धि करती है। नहीं कि अगर कुत्सित मृत्यु दर हो रहा है, बाल मृत्यु दर हो रहा है, जनसंख्या बढ़ खुद मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो ये अविकसित दुनिया की पहचान है। उसके बाद मातृ स्वास्थ्य में सुधार, भाई बहुत ज़रूरी है कि जच्चे और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। मलेरिया, HIV एड्स जैसी अन्य बीमारियों का मुकाबला किया जाए। आज देखिए पूरी दुनिया में कितना तेज़ी से मलेरिया, डेंगू बीमारियां फैल रही हैं। इसको हम, तो आप इसको कभी भी एक संकीर्ण दिमाग से नहीं पढ़ेंगे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के लिए लागू, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो 8 घोषणा की 2015 में, ये पूरी दुनिया के लिए था, ना कि केवल भारत के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के लिए। पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करें। अगर विकास के नाम पे सबसे ज़्यादा हमने किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया तो पर्यावरण, तो हमें अपने पर्यावरण का भी संरक्षण करना है। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करें। पूरी दुनिया में आपसी सामंजस्य स्थापित करिए ताकि एक देश दूसरे देश की मदद के द्वारा हम पूरी दुनिया से इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ऊपर के जो 7 लक्ष्य हैं, 8वां लक्ष्य ये बताता है कि सामंजस्य स्थापित करें, तभी इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 2000 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 8 विकास लक्ष्य तय किए थे, जिसमें यह था कि पूरी दुनिया को अगले 2015 में इन लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। कितना प्राप्त कर पाया नहीं कर पाया ये
और अलग बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें चरम गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन करना। जित भाई भुखमरी और गरीबी क्या है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ भुखमरी रहेगी गरीबी रहेगी वहाँ भुखमरी आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो इसको हमें ख़त्म करना है। उसके बाद सार्वभौमिक प्राथमिक सबको शिक्षा, कम से कम एक उम्र 14 वर्ष की उम्र तक तो जितना भारत में ही है, शिक्षा तो सबको देनी ही देनी है। कम से न्यूनतम शिक्षा तो सबको होनी चाहिए। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाना, इनइक्वलिटी को कम करना। उसके बाद बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। उसके बाद मलेरिया, HIV, अन्य बीमारियों का मुकाबला करना। उसके बाद पर्यावरण को स्थिरता को सुनिश्चित करना और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ाना। इस तरीके से 8 लक्ष्य थे जो बहुत महत्वपूर्ण दिखे। भारत ने भी इसको स्वीकार किया था, इसके प्रति अपनी रिकॉग्निशन दी थी। ये लक्ष्य कितने प्राप्त हुए कितने नहीं प्राप्त हुए इस पर हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है। उसके बाद अगर थोड़ा कुछ देखें तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल से ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए या पूरे प्राप्त हुई, कुछ ना कुछ सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरी दुनिया में गरीबी कम हुई, भारत में भी गरीबी को कम करने में सफलता मिली है, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा 2015 में इसी को फिर से रिव्यू किया गया। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्यावरण इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का विश्व आयोग ने जब इसका अध्ययन किया कि पिछले 15 सालों में जो हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो लक्ष्य तय किए थे क्या ये पूरे हो गए। इसका फिर देखा तो एक नकारात्मक ही आंसर आया कि जो कि संभव नहीं, हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, ये बात स्वीकार की गई। उसके बाद फिर उसमें सतत विकास लक्ष्य का कॉन्सेप्ट आया। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2023 में UPPSC में प्रश्न भी आया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य का मतलब होता है कि ऐसा लक्ष्य, ऐसा विकास, हमारे पास देखिए उपलब्ध संसाधन है, सीमित संसाधन है पूरी दुनिया के पास। तो उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी के लिए जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करते हुए विकास करना सतत विकास कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द existing and for the future, to save the resources for the future generation. So we can call that the सतत विकास लक्ष्य। ये प्रश्न भी आया क्या मतलब होता है कि हम अपने उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित करें। देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे ये कॉन्सेप्ट ये सतत विकास लक्ष्य का एक तरह से आईना है। कैसे? अर्थ ओवरशूट डे ये बताता है कि जैसे मान लीजिए आज हमारे पास रिसोर्सेज है, मान लेते हैं आज तारीख है 20-21 नवंबर। हमने क्या किया, आज ये तय कर लिया अगले 21 नवंबर तक इतना हम जल खर्च करेंगे, इतना हम वायु खर्च करेंगे, सारा एक हमने रिसोर्स का एक आंकड़ा संग्रहित कर लिया, ठीक। अब हम क्या करें, अगर ये लक्ष्य हम जैसा मान लीजिए जितना भी हमने अगले 21 नवंबर 2024 तक अगर हम उसे चला पाते हैं ये, और 21 नवंबर को फिर से अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर साल हम अर्थ ओवरशूट डे खत्म होता जा रहा है, पहले आ जाता है। कि जैसा अगर मान लीजिए आज हमने तय किया 21 से अगले 21 साल तक के लिए, तो 21 नवंबर तक नहीं चलेगा, वो अक्टूबर में ही सितंबर में ही कहीं जाके खत्म हो जाते संसाधन। इस तरीके से और समझ लीजिए कि जैसा मान लीजिए हमने आज पैसे रखे कि मतलब हमने अपने खर्च के लिए 2 लाख रुपए रख लिए, मान लेते अपने खाते में 2 लाख मान लेते रख लेते। अब हमने ये लक्ष्य बनाया कि अगले 1 साल तक इन्हीं 2 लाख रुपए से हम सारा अपना खर्च करेंगे। लेकिन अभी हमारा लालच इतना ज़्यादा है कि ये 2 लाख रुपए हमारे 12 महीने की जगह 8 महीने में खर्च हो जाते हैं, 9 महीने में खर्च हो जाते हैं। इसी तरीके से अर्थ ओवरशूट डे लगातार पहले आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज को हम संरक्षित जब पहले खत्म कर दोगे तो फिर हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कहाँ संरक्षित हुआ है। तो मैंने इसको आपको बात इसलिए बता दिया कि एकदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या होता है कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, चाहे तो जल हो, वायु हो, पेड़ पौधे हों, कुछ भी जो संसाधन जो प्रकृति हमें दी हुई है को हम संरक्षित करते हुए
अपनी जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, मतलब यही कि हम उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें बस। अगर आप सदुपयोग कर, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि प्रकृति सभी की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, बट किसी के लालच की नहीं। नेचर कैन फुलफिल द ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल, बट नॉट द ग्रीडी ऑफ वन। किसी एक के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से हम सतत विकास लक्ष्य को लगभग समझ चुके हैं क्या होता है, इसकी परिभाषा हम समझ चुके हैं। तो फिर सतत विकास लक्ष्य के डायमेंशन होते हैं कि सामाजिक डायमेंशन होता है, आर्थिक डायमेंशन होता है, पर्यावरणीय। वही मतलब कि आर्थिक का मतलब होता है कि हम अपने आर्थिक निवेश, आर्थिक उत्पादन को बढ़ाएं, लेकिन साथ में संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण का विशेष ध्यान रखें। सामाजिक आयाम की लोगों की सामाजिक भागीदारिता को हम लोग वृद्धि करें। पर्यावरण स्थिरता को बढ़ाओ कोशिश करें। पर्यावरणीय आयाम की मतलब पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि हरित सकल घरेलू उत्पाद की ग्रीन जीडीपी को बढ़ाया दिया जाए, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, पेड़ पौधों पे निर्भरता इस तरीके से रखी जाए कि उनका नुकसान कम से कम हो। उसके बाद जेन्युइन सेविंग को आर्थिक बचत, वास्तविक बचत होती है कि जो सकल हमारी जो बचत है उससे हम मानव निर्मित पूंजी में जो नुकसान हो उसको घटा दें। और सब पर्यावरण में, देखिए ये तो मानना पड़ेगा, विकास और पर्यावरण एक दोनों के साथ रहते हुए भी साथ नहीं रहते। जब आप विकास करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण को हानि होगी, लेकिन हमें इस हानि को कम से कम करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो रियल सेविंग हो, जेन्युइन सेविंग हो, अधिक से अधिक हो। क्यों? क्योंकि हमारी जो सकल आय है उससे हम क्या क्या घटाते हैं, मानव निर्मित पूंजी में जो मूल ह्रास होता है, और साथ में पर्यावरण के प्रति, तो जितना पर्यावरण का हम लॉस कम करेंगे तो ये घटने के बाद वैल्यू उतनी कम घटेगी, तो क्या होगी, वैल्यू हमारी ओवरऑल सेविंग जो है, जेन्युइन सेविंग जो होती अधिक रहेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सतत विकास लक्ष्य थे क्या। ये तो हमने खूब बता दिया सतत विकास क्या होता है। सतत विकास लक्ष्य थे कौन, जो 2015 में अपनाए गए थे। इनका जो लक्ष्य तय किया गया था हमने 2030 तक, अगले 15 सालों के लिए। अगर आप थोड़ी से व्यवहारिक बातें करें हम, तो हमारे जो पर्यावरण को लेकर के जो बातें होती हैं वैसी हैं कि ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता चला जाता है। एक तरफ हम सीओपी करते, जी कि मैंने पर्यावरण जब आपको पढ़ाया था तब उसे बताया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर 2 साल में करते रहते हैं, लगातार जलवायु परिवर्तन के लिए बातें करते हैं, लेकिन फाइनल परिणाम ढाक के 3 पाती होता है। क्यों? क्योंकि बातें तो हमको करते नहीं, जब करने की बात आती है तब हम सांप सूंघ जाता है। तो इस तरीके से हम देखिए, हमको तो भाई पढ़ना ही है, पेपर में आएगा तो हमें लिखना ही है, लेकिन अब थोड़ा व्यवहारिक चीज़ें भी आप जानते हैं कि क्या व्यवहार में कुछ ऐसा हो रहा है। हकीकत ये कि व्यवहार अगर ये ऊपर 100% बातें करते हैं तो नीचे 10% ही उसका धरातल पे हो पाता है। तो यूनाइटेड नेशन ने जो 17 विकास लक्ष्य तय किए थे, 169 उद्देश्य और साथ में 304 संकेत है, तो 17 विकास लक्ष्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये कौन कौन से, इसका प्रयोग आप कभी भी निबंध में या जीएस के किसी पेपर में कर सकते हैं कि SDG 1 में ये दिया गया था पूरी तरह से भुखमरी, गरीबी को ख़त्म करना। SDG 2 में ये दिया गया था। तो इसको मैं 17 आपको बता दे रहा हूँ, देखिए ये याद मुझे भी नहीं है, कुछ मुझे याद है, कुछ पूरे 17 के 17 शायद याद करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जितने अधिक से अधिक आप याद कर पाएँ तो आइडिया लगा कर यूपी पीसीएस में आता है, मैचिंग करने के लिए आ जाता है। SDG 13 ये, उसके आगे दे देगा SDG 14 ये, उसके आगे दे देगा SDG। तो अगर पूरे आपको याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो पूरे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ मेन कम से कम याद रहना चाहिए ताकि आपको आइडिया रहे और पेपर में आ जाए तो आप इसको एलिमिनेट कर सकें। या मान लीजिए आपको कुछ लक्ष्य याद है तो उसका प्रयोग करके आप मेंस में आंसर को लिख सकते हैं कि SDG 1 से कि इस, मान लीजिए भुखमरी की बात कर देता है, ठीक है, तो शून्य गरीबी की बात कर देता है, शून्य भुखमरी की बात कर देता, तो जो सरकार की योजनाएं चलाएं उससे आप जोड़ देंगे कि मान लीजिए जैसा कि मनरेगा के द्वारा है, कहीं ना कहीं हम लोगों की आय बढ़ा रहे हैं जिससे गरीबी खत्म हो रही है। तो इसको एक लिंकेजेस बनाए रखें आप, एक तभी आप मेंस के आंसर को आप अपने समृद्ध कर सकें, आंसर की गुणवत्ता को बढ़ा सकें। तो हम सबसे पहले बात करते SDG 1। SDG 1 का मतलब होता है पहले गरीबी खत्म करिए तभी भुखमरी खत्म होगी। भुखमरी खत्म होगी तो गरीबी खत्म होगी, ये जरूरी नहीं है, समझिए। अगर मान लीजिए कोई भूखा नहीं है देश के अंदर, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई गरीब नहीं है। इसका ये मतलब हो सकता है कि उसको खाने भर को लिए मिल गया हो और चीज़ों के लिए वो गरीब हो, लेकिन अगर आप गरीबी को ख़त्म कर देंगे, मतलब वो इतना सक्षम होंगे कि कपड़े खरीद रहा है,
और चीज़ें खरीद ले रहा है, आ जा रहा है, तो खाने का भी वो हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले गरीबी, इसीलिए देखिए SDG 1 में गरीबी खत्म करने की बात पहले की गई, भुखमरी खत्म करने की बात बाद में की गई। पहले हमें पूरी दुनिया से गरीबी एक न्यूनतम आय तो लगभग सभी को मिलना ही चाहिए। 2030 तक का ये लक्ष्य है, 15 सालों में 2015 में लाएगा 2030 तक का लक्ष्य। तो शून्य गरीबी, नो पॉवर्टी। तो अगर आप भारत के दृष्टिकोण से देखें, इसको थोड़ा सा ना, एक तो हम समझते रहेंगे पूरी दुनिया के लिए, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से मतलब, क्योंकि प्रश्न आएगा तो आपको भारत के दृष्टिकोण, जैसे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून चला रहे हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके साथ साथ भी अनेक योजनाएं हम लगातार सरकारें चलाती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये गरीबी को ख़त्म करने के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, अलग अलग राज्यों में चल रही हैं, उसके बाद सरकार देखिए किसानों को किसान सम्मान निधि देती है। तो ये कहीं ना कहीं भी लोग गरीबी को एकदम ख़त्म कर देना, कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए, कम से कम उसकी एक न्यूनतम आय तो होनी चाहिए कि उसे भुखमरी जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। उसके बाद शून्य गरीबी, जीरो हंगर। अगर आप गरीबी को ख़त्म कर देंगे, सॉरी शून्य भुखमरी, जीरो हंगर, मतलब कि 2030 तक खाद्य सुरक्षा देने, इसीलिए हमारी सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, जिसके दौरान लगभग पूरे देश के 80 से 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले 5 साल तक ये मुफ्त का राशन आपको दिया जाता रहेगा। उसमें कई चीज़ें हैं, 5 किलो चावल है, 5 किलो दाल है, कुछ भी 2 किलो दाल है, जो भी है। उसके बाद ये सब देखो PDS दिया गया है, हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विस दे रहे हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चला रहे हैं। उत्तम स्वास्थ्य, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, मतलब आपका स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगी तो आपके काम की गुणवत्ता खराब होगी। इसके साथ साथ आप दवाइयों पे अधिक से अधिक खर्च करेंगे, जो कि आउट ऑफ पॉकेट मनी होगी, आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमें अपना स्वास्थ्य रखना है। इससे क्या होगा कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे। इसके लिए देखिए हमारी सरकार ने कम से कम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलाया, आयुष्मान भारत योजना चलाया, उसके साथ साथ और कई सारे आयुष मंत्रालय का गठन किया, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, इन सब योग दिवस मनाया जाता है। तो उत्तम स्वास्थ्य। नंबर 4, गुणवत्ता पर शिक्षा, एजुकेशनल क्वालिटी एजुकेशन। देखिए दो चीज़ें, एक जीवन और एक शिक्षा। जीवन का मतलब होता है गरिमापूर्ण जीवन, और शिक्षा का मतलब होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। कभी भी जीवन का मतलब क्यों जीवन से नहीं होता। अगर आप जीवन की बात करते हैं, यहाँ नहीं, जीवन की शब्द यहाँ नहीं है, शिक्षा की बात है, मैं बता रहा हूँ। कभी भी अगर पेपर में आप लिखें तो जीवन को केवल जीवन ना समझे भाई, मानव जीवन गुणवत्तापूर्वक एक गरिमापूर्ण जीवन, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो जीवन होना चाहिए गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। भाई जीता तो कैदी भी है, जीता तो जानवर भी है, जीता तो सांप भी है, तो क्या उनका जीवन और इंसान का जीवन सेम हो गया? नहीं, इंसान का जीवन गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, एक सम्मान के साथ जीवन जी सके। इसी तरीके से शिक्षा, भाई शिक्षा का मतलब कि ये थोड़ी पढ़ा देना, मतलब क्वालिटी एजुकेशन हु कैन डेवलप द थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, किसी बच्चे की सोच को जो बढ़ा सके, जो उसके पर्सनालिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, ऐसी शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा की हमें जरूरत है। इसका मतलब 2030 तक की लड़के लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दीजिए। देखिए भारत में भी क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को तक पूरी शिक्षा मुफ्त ही दी जाती है एक तरह, बल्कि 0 से 14 साल का है। हमने अपने उसके मूल कर्तव्यों में भी शिक्षा को शामिल कर रखा है। उसके बाद राज्य के निजी तत्वों में शामिल करके, इसके साथ मूल अधिकार अनुच्छेद 21E में भी शामिल कर रखा है। शिक्षा हम केवल मुफ्त की अपने बच्चों को ही नहीं, भारतीय बच्चों को ही नहीं, विदेशी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी सरकारें शिक्षा को लेकर के कितनी गंभीर थी और हैं भी। ठीक है, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान चली रहा है। उसके जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, ये मैंने आपको SDG जो 8 उसमें भी बताया था। SDG 8 कहीं एक तरह से आप इसके तो एक्सटेंशन ही है ये, उसमें 8 लक्ष्य थे, इसको बढ़ा दिया गया। तो कल्याणी समानता, भाई महिलाओं को भी सतत बिना, एक रिपोर्ट है, अगर महिलाओं की उनकी क्षमता का पूरा लाभ देश को मिलने लगे तो देश की GDP को 27% तक बढ़ाया जा सकता है। एक रिपोर्ट है, ये कितना सही है उसमें नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके से हमें महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी गंभीरता से प्रयास करना है। जेंडर इनइक्वलिटी हमारा संविधान भी कहता है, अनुच्छेद 15 RRCSP की जन्म, जन्मस्थल, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर हम कोई विरोध नहीं कर सकते, कोई भी भेदभाव नहीं करना है हमें। इसके लिए देखिए सरकार सुकन्या समृद्धि योजना चलाती है, जननी संरक्षण योजना चलाती है, और महिलाओं के लिए बहुत सारी उज्ज्वला योजना लेकर के आई भी, इसके लिए महिलाओं को ध्यान में रख के लाया गया था, जिसमें कि सिलेंडर देने की योजना। ठीक है, उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता, जितनी भी बीमारियां हैं उनका मेन कॉज जो होता है
गंदगी होता है। महात्मा गांधी जी भी ने कहा था कि स्वच्छता के प्रति उन्होंने भी काफ़ी अपनी सकारात्मक बातें कही। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से भारत को स्वच्छ भारत मिशन ही शुरू कर दिया कि अगले एक लक्ष्य तय कर दिया था कि 2019 तक हम पूरे भारत को स्वच्छ बनाएंगे। इसमें घर घर हर घर शौचालय योजना भी लाई गई। उसके साथ साथ पूरे देश से हर गली हर मोहल्ला साफ करने का प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास सराहनीय प्रयास था। कहाँ कितना सफल हो पाया उस पर हम नहीं जानना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें लक्ष्य किया गया 2030 तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छता का सामर्थ्य उपलब्धता टिकाऊ प्रबंधन। उसके स्वच्छ भारत अभियान चलाया, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चला रहे हैं। उसके बाद सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा की ऊर्जा जो होती है ये किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश के विकास ऊर्जा की खपत एक तरह से विकास का पैमाना होती है कि अगर मान लीजिए कोई देश है जो जितने भी विकसित देश है उनकी ऊर्जा की खपत ज़्यादा रहेगी और जो अविकसित या अल्प विकसित है उनकी ऊर्जा को तो सभी तक सुनिश्चित ऊर्जा पहुंचाना बिजली पहुंचाना। उसके साथ साथ केवल ऊर्जा का मतलब केवल बिजली की नहीं खाना बनाने के लिए भी हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हर चीज़ के लिए जितनी जहाँ ऊर्जा की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो 2030 तक सभी के लिए किफ़ायती कम दाम पर टिकाऊ सस्टेनेबल हो और साथ में आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित कर के लिए देखिए राष्ट्रीय सौर मिशन लेकर के आए। हमने उज्ज्वला योजना वो भी ऊर्जा से संबंधित है। उसके साथ हमने क्या कि एलईडी बल्ब लेकर के आया जिसमें क्या था कि जितने भी पहले के जो बल्ब है उनको हटा कर खर्च किया एलईडी कम ऊर्जा सौर हम उसको बढ़ा रहे पवन ऊर्जा को भी हम वृद्धि बढ़ा रहे हैं। उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ उत्कृष्ट कार्य एंड आर्थिक वृद्धि। इसका मतलब ये था कि सतत समावेशी आर्थिक हमें अपनी आर्थिक वृद्धि भी करनी है। इसकी पूरी दुनिया को 2030 तक एक कितना आर्थिक वृद्धि होगी तभी आर्थिक विकास हो पाएगा। तो इस तरीके से हम इसके लिए देखिए सरकार राष्ट्रीय कौशल मिशन भारत के दृष्टिकोण से। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन लेके आई, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय मिशन लेकर के आई। उसके बाद इंडस्ट्री डेवलपमेंट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब था कि बुनियादी ढांचा को हम विकसित करें। अगर आप 2030 तक पूरी दुनिया में इसके लिए सरकार मेक इन इंडिया लेकर के आई। स्टार्टअप इंडिया में भारत के परिचय से बता रहा हूँ पेपर भारत के परिप्रेक्ष्य में ही आपको लिखना है। तो देखिए हमारी अर्थव्यवस्था जो रही है वो हमने एकदम जंप कर दिया प्राथमिक से सर्विस सेक्टर में चले गए। यही कारण था कि हम चाइना से पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि चाइना ने क्या किया उसने द्वितीयक सेक्टर को बहुत मजबूत किया। उसके रिसोर्सेज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। उसके साथ उसने लोगों का कौशल विकास किया और साथ में उत्पादन आधी से अधिक बढ़ा। इसीलिए उसका निर्यात ज़्यादा आयात कम होता है और हमारा आयात ज़्यादा निर्यात कम होता है। उसका रिलीज इनइक्वलिटी सबसे ज़्यादा क्या है जो हम आर्थिक नीतियाँ लेकर के आए 1991 के बाद उसमें क्या था सबसे ज़्यादा असमानता उससे बड़ी इसमें कोई दो राय नहीं थी कि अमीरों के पास अधिक संसाधन संग्रहित हो गए और गरीबों तो इस संसाधन के जो अंतर हो इसमें को भी हमें कम करना है। इनइक्वालिटी को हमें कम करना है। 2030 तक का लक्ष्य राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन किशोरियों और सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी मिशन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीएम किसान योजना लेकर के हम आए। उसके बाद समन्वित शहर और सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज मतलब कि हम अपने शहरों को स्वस्थ बनाएं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे दुनिया में अभी तो ज़्यादातर लोग शहरों 50% ज़्यादातर लोग शहर में ही रहते। पूरी दुनिया का लक्ष्य ये पूरी दुनिया का ये आंकड़ा है कि अगर पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं तो 4 अरब से ज़्यादा लोग शहरी में इलाके में रहते हैं। ये पता होना चाहिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। जबकि अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2011 के आंकड़े के अनुसार लगभग 31% लोग शहर में रहते हैं और 69% लोग लगभग गाँव में रहते हैं। लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है। ये आंकड़ा इतना बढ़ के जाएगा कि 2050 तक लगभग 82 करोड़ लोग उस समय की जनसंख्या का लगभग 50 करोड़ लगभग 50% लोग शहरों में रहने लगे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य। तो हमने स्मार्ट सिटी मिशन लेकर के आए। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना अमृत योजना अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन लेकर के आए। लक्ष्य 12 लेकर के समन्वय उपभोग और उत्पादन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर प्रोडक्शन मतलब सतत उपभोग और उत्पादन के पैटर्न को सुनिश्चित करना है कि हमारे अपने उपभोग का पैटर्न किस तरीके से हो। हम कहीं एक उपभोक्ता के नाम पे उपभोक्तावादी मानसिकता से ग्रसित तो नहीं हो गए। हमें संसाधनों का उतना ही उपयोग करना है जितना कि पूरी दुनिया मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही परिभाषा ही बताई थी आपको। तो हमें सीमित उपयोग करना है ताकि हम संरक्षण को प्रकृति का संरक्षण कर सकें। उसके बाद जलवायु क्लाइमेट एक्शन हम जलवायु परिवर्तन को लेकर देखिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या बताई जा रही है। तो हम जलवायु परिवर्तन के लिए 2030 तक महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने जैसा भारत ने तो कई कर रखा है कि हम इतनी मेगावाट ऊर्जा को खपत करेंगे इतना सौर ऊर्जा से। उसके बाद ये तो बहुत जलवायु कार्रवाई अनुच्छेद 14 जो है और लक्ष्य 14 जलीय जीवों की सुरक्षा
मतलब लाइफ बिलो वाटर, इसका मतलब ये है कि हम समुद्री संरक्षण की बात करते हैं। क्यों? देखिए, पूरी दुनिया में 71% भाग, पूरी धरती के 71% भाग समुद्र में कितने सारे सीव संसाधन हैं, तो उनका संरक्षण करना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम स्थलीय भर तक ही सीमित रहे तो आने वाले समय में संभव बहुत सारे जीव जंतु, पूरी हमारी खाद्य श्रृंखला समुद्र से चलती है। ये हमें दिखता नहीं लेकिन है। तो हमें जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, चाहे तो व्हेल हो, मछली हो, केकड़े हो, सबको हमें संरक्षित करना है। तभी जाकर के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र महासागर जो है ये संसाधनों के भंडार हैं, उसकी कीमत हम लोग नहीं समझते हैं। तो हमें इनकी भी संरक्षण करना है। इसके लिए राष्ट्रीय योजना लेकर के आए, जलीय पारिस्थितिक प्रणाली को लेकर के हम आए भारत के दृष्टिकोण से। उसके बाद SDG 15 ये था कि थली जीवों लाइफ ऑन लैंड टू प्रिजर्व द लाइफ ऑन लैंड, थली जीव जो मानव के अतिरिक्त जो भी जीव हों उन सबका भी हमें संरक्षण करना है। कि चाहे कोई भी छोटे जीव हो, चाहे तो हाथी हो, बाघ हो, हिरन हो। देखिए, इसके लिए हम लगातार प्रोजेक्ट टाइगर लेकर के आए, उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट लेकर के आए, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लेकर के आए, प्रोजेक्ट उसके बाद राइनो लेकर के आए। तो इस तरीके से हम जो इस तरीके के जीव हैं, हम इनको संरक्षण करने का प्रयास करना है। SDG 16 शांति, न्याय और सतत संस्थाएं, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। देखिए, एक तो पीस होता है जो अंदर से आता है कि सभी लोग शांति के साथ रहें, अहिंसक रहें। लेकिन एक पीस हमें ऊपर से भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक लोगों के अंदर भय व्याप्त नहीं होगा तो शांति स्थापना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सभी को न्याय देना है। अपना जो पुलिस व्यवस्था है, जो हमारी कानून व्यवस्था है, इसको हमें मजबूत रखना है। तब जाकर के शांति की स्थापना पूरी दुनिया में। यहाँ पर जो शांति की बात है, पूरी दुनिया की बात की आपसी युद्ध ना हो, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के चले। लेकिन वास्तव में व्यवहार में ऐसा दिखता नहीं है। आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध देख लीजिए, इसराइल का लगातार, इसराइल और साथ में फिलिस्तीन का मामला आप देख लीजिए। तो आपको ही लगता है कि शांति और स्थापित होगी? व्यवहार में तो नहीं। लेकिन इसको हमने 2030 तक का लक्ष्य तय कर रखा है। इसीलिए भारत के दृष्टिकोण से आप देखिए तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका बनाई गई हैं। तीनों अपने अपने काम करते हैं ताकि लोगों को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ जीने के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार किया जा सके। उसके बाद लक्ष्य SDG 17 है कि लक्ष्य तो भागीदारी, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। मतलब इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, सभी लोगों की, सभी एक समाज की, देश की, परिवार की, सभी की साझेदारी को सुनिश्चित करके हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके लिए देखिए अलग अलग संगठन बने हैं। सही आसियान बना है, संघाई सहयोग संगठन बना है, ब्रिक्स बना है। इस तरीके से हम 17 विकास लक्ष्य, हम एक बार इनको फिर से इनका एक अच्छा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये याद रहे, जितने आपको अधिक से अधिक, जितना मुझको SDG 1 याद है, पूरी तरह से गरीबी को ख़त्म करना। SDG 2 याद है, शून्य भुखमरी को ख़त्म करना। SDG 3 याद है, उत्तम स्वास्थ्य। SDG 4 अच्छी शिक्षा। SDG 5 देखो याद नहीं है मुझे, लैंगिक समानता है। SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता। SDG 7 है सस्ती और प्रदूषण। तो कुछ याद है ना जी, कुछ तो भूलेंगे। उसके बाद उत्कृति याद है, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। SDG 9 उद्योग, नवाचार और संरचनाएं। SDG 8 है समानता, असमानताओं में कमी लाना। SDG 11 है संवहनी शहर और समुदाय। SDG 12 है संवहनी उपयोग और उत्पादन। उसके बाद SDG 13 है जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। SDG 14 जलीय जीवों की सुरक्षा, लाइफ बिलो वाटर। एंड SDG 15 है थली लाइफ ऑन लैंड। SDG 16 है शांति, न्याय और सशक्त संस्थान, पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। SDG 17 लक्ष्य भागीदारी, पार्टनरशिप तथा अचीव गोल है। इस तरीके से इस वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे तो बढ़िया आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें कि भाई सतत विकास लक्ष्यों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो तो समझे कि भाई हम जो ने मिलेनियम गोल बनाए थे उसका लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सके। अब इनको देखिए 2030 तक क्या हम पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसकी अनेक चुनौतियाँ भी हैं कि क्या यहाँ हम पढ़ कुछ रहे हैं, व्यवहार में हमें कुछ दिख रहा है। SDG 16 हम पढ़ रहे हैं शांति सुरक्षा के लिए, व्यवहार में दिख रहा है युद्ध दिख रहा है हमें। तो कहीं ना कहीं एक चुनौतियाँ भी सामने हैं। लेकिन ये जो लक्ष्य है, अगर इनका हम 10% भी गेन कर लेते हैं तो ये समझेंगे कि हमने काफ़ी सफल हो गए। इस तरीके से इस वीडियो में मैंने शास्त्रार्थ विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य के बारे में आपको पूरी तरह से क्लियरिटी कर दी है। अब इसके बाद हम लोग किसी और नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है ये हमारा मुद्रा आपूर्ति, मॉनेटरी सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे।
इसमें साथ थोड़ा सा और है, डोनट आकार विकास मॉडल, वायु प्रदूषण, ओजोन परत को कम, वायु प्रदूषण कम करना, ओजोन परत को ह्रास, वायु प्रदूषण, जैव विविधता की हानि को कम करना, भूमि परिवर्तन, उसके साथ महासागरीय अम्लीकरण को रोकना, ये सब आगे और चीज़ों को पढ़ेंगे। रासायनिक प्रदूषण, नाइट्रोजन और फास्फोरस को कम करना, मीठे पानी की निकासी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम और बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हमने पढ़ लिए शास्त्र विकास लक्ष्य 8 लक्ष्य पढ़ लिए, और साथ में हमने शास्त्रार्थ विकास लक्ष्य के बाद हमने SDG की परिभाषा पढ़ ली। SDG में जो 17 गोल हैं उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया। कई बार पेपर में आ जाता है, यूपीएससी में आता है। SDG 13 पूछा था, SDG 14, SDG 15 और SDG 10। SDG 10 असमानताओं की कमी लाना, SDG 13 जो है ये लाइफ ऑन लैंड, जलवायु कार्रवाई था। SDG 14 जलीय जीवों का संरक्षण था, लाइफ बिलो वाटर। और SDG 14 था लाइफ ऑन लैंड, मतलब धरती पर जीवन। SDG 15 था, ये पेपर में 2-3 बार पूछा गया है। तो इस तरीके से अब हम अगले वीडियो है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ेंगे, कैसे होता है, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, तो इसको एक दो बार आप देख लेंगे। थैंक यू।